नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में यानी हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा था, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान के रीति रिवाज हम लोग है जो कि पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं 16 संस्कार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद में विवाह से संबंधित, जन्म से संबंधित जो रीति रिवाज है राजस्थान के अंदर, जो भी रीति रिवाज होने वाली है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। विवाह से संबंधित रीति रिवाज होने वाली जो होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज है उसके बारे में कई सारे जो रीति रिवाज है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया थे, लेकिन जो कुछ और जो बच जाती है उसके बारे में हम शुरू करते हैं। उसके बाद में मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे और आदिवासियों के अंदर जो होने वाले रीति रिवाज है उसके बारे में भी आज के सेशन में पढ़ेंगे। और रीति रिवाज है जो कि आज की इस एक क्लास के बाद में हम इसको है जो कि पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग है जो कि एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है ना, साथ साथ ही नोट्स से बनाते रहना। और जहाँ भी आपको समस्या आती है, चाहे स्क्रीन से संबंधित हो, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, या फिर वॉइस वगैरह से कोई भी रिलेटेड आपको है जो कि अगर परेशानी हो तो आप लोग है जो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए, तो विवाह से संबंधित कल हम लोगों ने है जो कि कहाँ तक पढ़ा था? ठीक है, तो विवाह से संबंधित जो रस्में हम कह सकते हैं या जो रीति रिवाज है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हथलेवा जो पढ़ लिया था और फेरे जो पढ़ लिए थे ना। तो उसके बाद में बात करते हैं फेरे के अंदर क्या पढ़ा था, यानी फेरे क्या होते हैं, किसे फेरे कहा जाता है, फेरा किसे कहा जाता है। यानी जब विवाह की रस्म जो की जाती है, यानी हथलेवा, जब दूल्हा और दुल्हन का हाथ है जो कि हम कह सकते हैं दुल्हन का जो हाथ है वो दूल्हे के हाथ में दे दिया जाता है। कहने का मतलब हाथ को है जो कि दोनों को साथ में जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में है जो कि अग्नि जो होती है, यानी चौरी जिसे हम कहते हैं, तो अग्नि को साक्षी मानते हुए उसके बाद हम कह सकते हैं उसके पास बैठ जाते हैं। और 4 फेरे लिए जाते हैं कई जगह, और कई जगह 7 फेरे भी लिए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और उन फेरों को पलेटो भी कहा जाता है, भंवर भी कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। वैसे इसके बारे में हम लोगों ने लिख लिया था। और उसके बाद में बात करते हैं कि जब दूल्हा है उसका हाथ, उसके अंदर हम कह सकते हैं दुल्हन का हाथ उसके हाथ में दिया जाता है। तो जब एक जो गठजोड़ जो जोड़ा जाता है ना, तो हाथ उसके हाथ में है जो कि पकड़ने के बाद में एक रस्म और आती है। उसके बारे में अगर बात करें तो उसका जो पल्ला होता है उसको एक अन्य कपड़े से बांध करके है जो कि उसको हाथ में पकड़ाया जाता है, जिसे धटी कहा जाता है। यानी दूल्हा दुल्हन के गठ जोड़े का जो वस्त्र होता है उससे क्या कहा जाता है, धटी कहा जाता है। और फेरों के दिन वधू पक्ष के परिवार वालों के द्वारा एक व्रत किया जाता है। क्योंकि जब क्या होता है कि वधू का जब विवाह होता है तो जो मुख्य परिवार वाले होते हैं, उनके माता पिता, भाई बहन और भाभी वगैरह जो भी है ना, तो उनके क्या है कि ज़्यादा हम कह सकते हैं टेंशन वगैरह रहती है कि मेहमान किस प्रकार से कितने मेहमान आएंगे और सभी को खाना अच्छे से, मतलब ये क्या है कि व्यवस्था से संबंधित मानो, कैसे भी मानो, तो वो व्रत है जो कि उस दिन हो जाता है। वैसे तो ये व्रत रखा जाता है जिसे कन्यावल कहा जाता है, लेकिन वो व्रत क्योंकि उसको टाइम से खाना मिल नहीं पाता है, वो इधर उधर व्यवस्था में और इस प्रकार से चिंता वगैरह उनको जो रहती है, तो जिसे क्या कहा जाता है, यानी फेरों के दिन वधू के परिवार वालों के द्वारा जो व्रत किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कन्यावल कहा जाता है। ठीक है, और वधू पक्ष के द्वारा जो बाराती जो आते हैं उन्हें जो खाना खिलाया जाता है उस भोजन को क्या कहा जाता है, जेनवार कहा जाता है। और भोजन की बात करें तो एक तो आता है जेनवार, एक बार समझने की कोशिश करें, उसके बाद में मैं अच्छे से आपको लिखवा दूंगा। एक आता है जेनवार और एक आता है बडार, सुना आपने, बडार है। और जनोतन भी इसे कहा जाता है, जनोटन या फिर जनोतन है ना। और एक आता है कांदिया,
एक कान दिया आता है, एक आता है कान दिया। तो इन सभी के बारे में क्या है कि जो सेम जो शब्दों के अंदर जो अर्थ अलग अलग निकलते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रीति रिवाज के अंदर जो भी शब्द ऐसे सेम है। तो जैनवार क्या होता है? ये वधु पक्ष के कह सकते हैं जहाँ पे जो बारात जहाँ पे खाना खाती है वहां पे जो कि बारातियों को जो खाना खिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जैनवार कहा जाता है। एक बार समझने की कोशिश करिए, लिखना नहीं है। बारातियों को जो खाना खिलाया जाता है, जो भोजन कराया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जैनवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनवार कहा जाता है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं बडार या फिर जो जनोटन क्या होता है। ये वह होता है जो वर पक्ष के द्वारा या तो बारात रवाना होने से पहले दिन किया जाता है या फिर बारात वापस यानी दुल्हन को लेकर के जब घर वापस आ जाते हैं तो उसके दूसरे दिन मान लो कभी कर सकते हैं। एक बार उनको है जो कि जो रिश्तेदार जो भी आते हैं उनके घर शादी में उनको खाना जो खिलाया जाता है जिसे बडार कहा जाता है या फिर जनोटन भी है जो कि कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जाता है? वर पक्ष के घर जो खाना खिलाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? बडार या फिर जनोटन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ये तो पता ही है, ये जब मैं मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बता दूंगा। कान दिया किसे कहते हैं? जो मृत व्यक्ति होता है उसके जो 4 लोग होते हैं ना, जो अर्थी या फिर जो बैकुंठी के जो कंधे लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कान दिया कहा जाता है। तो वो कौन होते हैं? वो उनके पुत्र या फिर भाई होते हैं, तो उसे कान दिया कहा जाता है। और कान दिया जो संबंधित जो ये शब्द है ये किससे संबंधित है? ये आदिवासी लोगों के अंदर है जो कि क्या होता है? ये भी एक खाना होता है, भोजन होता है जिसे कांदिया कहा जाता है। तो इनके बारे में वैसे मैं आगे बात करूंगा, कांदिया के बारे में और कांदिया के बारे में। इसके बारे में अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब एक एक करके आपको है जो कि अच्छे से लिखना है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैनवार जो होता है यानी, और वहीं पे यानी जब वर होता है या फिर दूल्हा कह लीजिए कि दुल्हन के घर जब वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पे जो बारातियों को जो भोजन करवाया जाता है उसे जैनवार कहा जाता है। और वहाँ पे जो दुल्हन की जो बहन है या फिर हम कह सकते हैं दूल्हे की जो शालियाँ हैं और दुल्हन की जो सहेलियाँ हैं उनके द्वारा दूल्हे के साथ में जो हंसी मजाक की जाती है जिसे माया की गेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माया की गेह कहा जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि बारात के वापस जाते समय वधु पक्ष के द्वारा दिए जाने वाले बारातियों को कुछ उपहार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कुछ उपहार जो दिए जाते हैं जिसे रंग बरी भी कहा जाता है, परावणी भी कहा जाता है और ओडावणी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? यानी जब वापस बारात फेरे लिए जाती है और ये सारी रस्में जब पूरी हो जाती है, एक वैवाहिक रस्म जब सारी पूरी हो जाती है, उसके बाद में बारात जब वापस रवाना होती है तब बारातियों को कुछ उपहार दिए जाते हैं जिससे परावनी, ओडावनी या फिर हम कह सकते हैं रंग बरी भी कहा जाता है। और एक विशेष रूप से आपको ये भी याद रखना है कि वधु पक्ष के द्वारा वर की माता के लिए भी एक उपहार जो भेजा जाता है। किसके लिए? यानी दुल्हन के घर से हम कह सकते हैं एक उपहार जो भेजा जाता है उसकी सासू माँ के लिए, यानी वर की माँ के लिए जो उपहार भेजा जाता है कि कहाँ से भेजा जाता है? वधु पक्ष की तरफ से, जिसे क्या कहा जाता है? मामांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मामांट कहा जाता है। और उसके बाद में हम बात करें तो विदाई के समय वधु के जो पिता होते हैं उनके द्वारा वधु को कुछ अलग से उपहार दिए जाते हैं जिसे दहेज जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहेज। इसके बारे में तो आपने जो सुनाई है, और या फिर दहेज की जगह आप कंफ्यूज नहीं होने हैं, वहां पे शब्द आपको मिल सकता है औजण भी मिल सकता है, उजणो भी शब्द मिल सकता है कि उजणो किसे कहा जाता है या फिर औजण किसे कहा जाता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि प्रश्न को घुमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर से आरपीएससी जो है इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर तो इतने सारे जो प्रश्न घुमाए जाते हैं जितने कहीं पर भी नहीं घुमाए जाते हैं, और मेरे ख्याल से यूपीएससी में भी नहीं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है नॉर्मल जो हम कह सकते हैं लहजा तो प्रश्न के अंदर होता ही नहीं है। क्योंकि
विशेष तौर से क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल अगर लें कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो उसमें क्या है कि आपको पता है राजस्थान की राजधानी क्या है, तो उसमें जयपुर, जोधपुर, जो भी उदयपुर दे दिया तो आपको पता है कि ठीक है जयपुर हो गई। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जैसे इसमें अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो सुमेलित करने वाले आते हैं, है ना, सुमेलित वाले आते हैं, या फिर इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें राइट आंसर वही कर सकता है जिसको चारों ऑप्शन के बारे में पता हो, या फिर जिसको चारों ऑप्शन के बारे में ज्ञान हो, जिसको चारों ऑप्शनों के बारे में है जो कि उसका पढ़ा हुआ मटेरियल हो, तभी वो इस प्रश्न को है जो कि राइट कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, तैयारी अच्छे से करनी है। और ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं, एक शब्द और आता है इसी के साथ में, ओलंदा या फिर ओलिंदी। सुना होगा आप लोगों ने, ओलंदा या फिर ओलिंदी क्या होता है, यानी जब वैवाहिक रस्म में, यानी हम कह सकते हैं जब फेरे फूरे हो जाते हैं तो बारात वापस रवाना होती है, तो उस समय वधू के साथ में कोई लड़का या फिर लड़की जो साथ में जाती है ना, तो हम उसके बाद में बात कर सकते हैं जो क्या कहलाते हैं, ओलंदा या फिर ओलिंदी कहलाती है। यानी बारात के वापस लौटने पर वधू के साथ में आया हुआ लड़का या फिर लड़की, कई जगह लेडीज जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, उसको ओलंदा या फिर ओलिंदी है जो कि कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और बडार जनेटन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और एक आता है बरोटी, यानी वधू के स्वागत के लिए जब वधू अपने ससुराल में पहुंचती है, बारात वापस अपने घर पहुंचती है, वर जो दूल्हा होता है दुल्हन को लेकर के अपने घर पहुंचता है, तब वधू के स्वागत में वर पक्ष द्वारा जो दिया जाने वाला भोजन है उसे क्या कहा जाता है, बरोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरोटी कहा जाता है। और उसी समय उस दुल्हन का मुंह देखने के लिए, ठीक है, मुंह देखने के लिए आस पड़ोस की महिलाएं वगैरह हम कह सकते हैं वो आती है और घूंघट उठा के जो भी मतलब मुंह देखती हैं और मतलब कहती है कि भाई बींदनी का कौन सा गांव है, क्या नाम है। तो ये जो हम कह सकते हैं परिचय देना क्या होता है, वधू का परिचय देना क्या कहलाता है, हथ बोलावा कहलाता है। क्या कहलाता है, हथ बोलावा कहलाता है। वैसे ये सभी जो बातें हैं ये आप सभी की सुनी हुई है, केवल इसको जहन में लाने की जरूरत है। और एक बार आप फिर मेरे मुंह से इन सभी की बातों के बारे में अगर अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो आपका एक भी गलत नहीं होने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा ना, मतलब गलत नहीं होगा। और उसके बाद में अब एक दो बातें बारात से पहले की भी यहाँ पे आती हैं कि विवाह में जब जो खाना बनाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो लकड़ियाँ होती है, यानी विवाह के अंदर वर्तमान समय की बात करें तो क्या होता है, गैस वगैरह, जो गैस की टंकियां वगैरह लाई जाती है, ठीक है। और पहले क्या किया जाता था वहां पे, यानी जब विवाह है तो बहुत सारे लोगों का खाना बनेगा, इसलिए क्या करते थे, जो लकड़ियां बेली करी जाती है, इकट्ठी जो की जाती है वहां पे, उसके बारे में बात करें तो विवाह के समय जो लकड़ियां लाई जाती है घर में, किस लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो लकड़ियां इकट्ठी की जाती है जिसे कहा जाता है मुगदना। क्या कहा जाता है, मुगदना। यानी विवाह के समय खाना बनाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एकत्रित की गई लकड़ियां क्या कहलाती है, मुगदना कहलाती है, यानी उससे है जो कि मुगदना कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लिखते रहना। पहले क्या लिखते हैं, कहां तक लिखा था, कल फेरे तक हम लोगों ने है जो कि लिखा था, हथलेवा लिख दिया था, फेरा लिख दिया था। अब लिखे धटी। धटी क्या होता है, दूल्हे दुल्हन के गठजोड़ का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, धटी कहा जाता है। तो लिखिए धटी, दूल्हे दुल्हन के गठजोड़ का वस्त्र। दूल्हे दुल्हन के गठजोड़ का वस्त्र। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके।
और उसके बाद में यानी धटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर लिखे कन्यावल यानी फेरों के दिन जो वधु पक्ष के हम कह सकते हैं परिवार वाले जो व्रत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी जो फास्ट रखते हैं उसे कन्यावल कहा जाता है। लिखो कन्यावल। इसमें लिखो फेरों के दिन वधु के परिवार वालों द्वारा रखा गया व्रत। फेरों के दिन किसके द्वारा रखा गया है? वधु के परिवार वालों के द्वारा रखा जाने वाला व्रत। वधु के परिवार वालों द्वारा रखा जाने वाला या फिर किया जाने वाला व्रत, ऐसे लिख सकते हैं, के द्वारा किया जाने वाला व्रत। ठीक है, कन्यावल के बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद में लिखे जैनवार यानी वधु पक्ष द्वारा बारातियों को कराया जाने वाला भोजन या फिर खिलाया जाने वाला भोजन या फिर दिया जाने वाला भोजन, किसी भी प्रकार से आप अपने हिसाब से अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिखे जैनवार। वधु पक्ष द्वारा बारातियों को दिया जाने वाला भोजन, इतना लिखे, वधु पक्ष द्वारा बारातियों को दिया जाने वाला भोजन। उसके बाद में लिखी माया की गेह। क्या होती है माया की गेह? यानी जब दूल्हे से जो हंसी मजाक करती है, कौन करती है? दूल्हे की सालियां या फिर हम कह सकते हैं जो दुल्हन की बहनें या फिर दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं, वो दूल्हे के साथ जो हंसी मजाक करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? माया की गेह कहा जाता है। माया की गेह। इसके आगे डैश करके लिखे, वधु की बहनों या सालियों के द्वारा जो दूल्हे से हंसी मजाक की जाती है, दुल्हन की बहनों या सहेलियों द्वारा दूल्हे से हंसी मजाक की जाती है, दूल्हे से हंसी मजाक की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे माया की गेह कहा जाता है। चलो लिखो, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में पैरावणी, ओडावणी, रंगवरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिख लिया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखे, आप पॉइंट लगाए, रंगवरी ऑब्लिक करके लिखते रहे। पैरावणी, ओडावणी किसे कहा जाता है?
बारात के वापस जाने के समय, बारात जब वापस रवाना होती है दुल्हन के घर से, तब हम कह सकते हैं जो बारातियों को जो उपहार दिए जाते हैं जिसे है जो कि रंग भरी पहरावनी ओढ़ावनी कहा जाता है। लिखिए, रंग भरी पहरावनी या ओढ़ावनी। किसे कहा जाता है? बारात के वापस रवाना होने पर, ऐसे लिखिए, बारात के वापस रवाना होते समय वापस रवाना होते समय जब वधू पक्ष द्वारा बारातियों को दिए जाने वाले उपहार, क्या कहलाते हैं? रंग भरी पहरावनी ओढ़ावनी कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद में लिखे मामांटे, यानी जो दूल्हे की माँ के लिए जो उपहार भेजे जाते हैं उसे मामांट कहा जाता है। लिखे, वधू पक्ष द्वारा वर की माता के लिए भेजे जाने वाले उपहार। लिखे, वधू पक्ष द्वारा वर की माता के लिए भेजे जाने वाले उपहार। क्या कहलाते हैं? मामांट कहलाते हैं। और उसके बाद में लिखे आप ऊजणों, दहेज, अब लिख करके लिखे ऊजणों या फिर औजण, यानी विदाई के समय वधू के पिता द्वारा वधू को दिए जाने वाले उपहार, जिसे क्या कहते हैं? दहेज कहा जाता है। ऊजणों, औजण या फिर दहेज। लिखें, ऊजणों, ऑब्लिक करके लिखें औजण, या फिर अपन किस नाम से समझते हैं? दहेज। अब इसके आगे लिखें दहेज किसके द्वारा दिया जाता है? यानी बारात, हम कह सकते हैं विदाई के समय, विदाई के समय वधू के पिता द्वारा वधू को दिए जाने वाले उपहार। लिखिए, विदाई के समय, विदाई के समय वधू के पिता द्वारा वधू को दिए जाने वाले उपहार, वधू को दिए जाने वाले उपहार। क्या कहलाते हैं? दहेज कहलाते हैं, या ऊजणों कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं औजण भी उसे कहा जाता है। फिर लिख दीजिए एक लाइन और इसी के अंदर,
औलंदा या फिर औलिंदी, यानी बारात के वापस लौटने पर वधू के साथ आया हुआ लड़का या फिर लड़के, जिसे क्या कहा जाता है, औलंदा या फिर औलिंदी कहा जाता है। लिखिए औलंदा या औलिंदी, औलंदी। बारात के वापस लौटने पर वधू के साथ आया हुआ लड़का या लड़की, ठीक है। बाकी इसको एक बार अच्छे से लिखें और समझते रहे साथ साथ, और फिर दोबारा अगर आप अच्छे से रिवीजन इसको कर देंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा कुछ इसके अंदर है ही नहीं। लिखें औलंदा या फिर औलंदी, यानी बारात के वापस लौटने पर वधू के साथ में आया हुआ लड़का या फिर लड़की, जिसे औलंदा या फिर औलिंदी कहा जाता है। फिर लिख दीजिए आप जो भोजन है उसके बारे में लिख दीजिए। एक तो जैन वार के बारे में हम लोगों ने लिख दिया, और अब लिखे बडार या जनोटन किसे कहा जाता है, यानी विवाह के समय जो वर पक्ष के द्वारा जो भोजन करवाया जाता है उससे क्या कहा जाता है, बडार या जनोटन कहा जाता है। बडार या जनोटन। ठीक है। विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा करवाया जाने वाला भोजन, विवाह के समय वर पक्ष द्वारा जाने वाला भोजन, क्या कहलाता है, बडार या जनोटन कहलाता है। और उसके बाद में आप लिखे बरोटी, यानी वधू के स्वागत के समय जब जो खाना खिलाया जाता है उसे बरोटी कहा जाता है। लिखे बरोटी, वधू के स्वागत में वर पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोजन। वधू के स्वागत के समय या फिर वधू के कह सकते हैं स्वागत जब किया जाता है, वधू के स्वागत में जब किया जाता है तो कौन सा भोजन, जो भोजन खिलाया जाता है उसे बरोटी कहा जाता है। वधू के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन। ठीक है, लिखे फटाफट से। और उसके बाद में हथबुलावा जो हम लोगों ने बात की थी वो लिख दीजिए। उसके बाद में मुगदड़ा के बारे में बात करते हैं। हथबुलावा क्या होता है, यानी वर पक्ष के द्वारा, यानी वर पक्ष के यहाँ वधु का परिचय देना क्या कहलाता है, हथबुलावा कहलाता है। और मुगदड़ा यानी विवाह के समय जो खाना बनाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियाँ, जिसे मुगदड़ा कहा जाता है। पहले लिखें हथबुलावा,
वर पक्ष के यहाँ वधु का जो हम कह सकते हैं परिचय देना क्या कहलाता है? तो बोला हुआ कहलाता है। लिखे, वर पक्ष के यहाँ वधु का परिचय देना। पता है ना आपको इसके बारे में? और अब लिख दीजिए यहाँ पे लास्ट से मुग्धना। मुग्धना, ठीक है। और इसके अंदर लिखे, विवाह में खाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां विवाह में खाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां, प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियां या एकत्रित की गई लकड़ियां, एकत्रित की गई लकड़ियां क्या कहलाती है? मुग्धना कहलाती है। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर कुछ जो रस्में और रह जाती है उसके बारे में बात करते हैं, और फिर बात करते हैं मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। पहले इसके अंदर 2-4 और बच्चे हैं, लिखिए इतना, उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं। एक तो जो विवाह से पहले होते हैं, 1-2 जो रस्में जो बच गई हैं उसके बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं। यानी एक तो भात नूतना, या हम कह सकते हैं माहिरा जो नूतन होता है, जिसे 32 नूतन भी कहा जाता है, तो इसके बारे में बात हम लोगों ने नहीं की है, वो भी पढ़ लेते हैं। और एक सिंघोड़ा रस्म के बारे में बात करते हैं, और एक छिक्की रस्म है, एक पेसरो रस्म है। ये 4-5 से जो शब्द और आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले लिखिए इतना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब समझते हैं। देखिए, एक होता है 32 नूतन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 32 नूतन। नूतन का मतलब क्या होता है? न्योता देना। और न्योता का सभी को समझने के लिए एक शब्द आता है निमंत्रण। क्या होता है? निमंत्रण का मतलब बुलावा देना। ठीक है, और इसका अन्य नाम भात नूतन, और इसे हम साधारण भाषा में मायरा नूतना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि यानी इस रस्म के तहत वर पक्ष के अंदर भी ये होता है और वधु पक्ष के अंदर भी है, जो कि ऐसा वर पक्ष की जो माँ है वो भी अपने पीहर के अंदर जाती हैं और अपने जो भाई होते हैं, जो भौजाई होती है, उनके है जो कि तिलक लगाती हैं, और उनको जो उनके होने, हम कह सकते हैं जो पुत्र का जो विवाह है उसके लिए जो डेट फिक्स की है, उस विवाह में आने के लिए है जो कि निमंत्रण उनको दिया जाता है ना। और उसके उपलक्ष्य में है जो कि वो मायरा लेकर के है जो कि आते हैं। यानी हम ये है जो कि वर पक्ष के वहाँ भी होते हैं और वधु पक्ष के भी होता है। तो इसमें एक जो हेडिंग आपको क्या लिखनी होगी, इसके अंदर जो डेफिनेशन है कि इस रस्म के तहत वर व वधु पक्ष की माता अपने अपने पीहर जाकर के विवाह का निमंत्रण दिया जाता है। ठीक है, और ये हम लोगों ने समझ लिया। और हम कह सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप या फिर इसके उपलक्ष्य में, या फिर हम कह सकते हैं इसके जाने से उनको न्योता जो दिया जाता है, और उसके उपलक्ष्य में है जो कि वो क्या लेकर के आते हैं, इसके परिणाम स्वरूप या फिर हम कह सकते हैं इसके फल स्वरूप वो वहां से है जो कि
मायरा लेकर के आते हैं। ठीक है, फिर आती है एक सिंघोड़ा रस्म। सिंघोड़ा रस्म के अंदर क्या होता है, यानी विवाह में विवाह से पहले, ये वैसे अनजाना सा शब्द लग रहा है, लेकिन पहले ये होता था। विवाह से पहले वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो वर पक्ष के घर जाकर के वर की पूजा करती है, जिसे क्या कहा जाता है, सिंघोड़ा रस्म कहा जाता है। और एक आती है छीकी रस्म, यानी विवाह के समय, विवाह से पहले वधू जो होती है वो घोड़ी पर बैठ करके है जो कि कहाँ जाती है, वर पक्ष के यहाँ आती है, और वहाँ पे जो महिलाओं के द्वारा वधू का जो स्वागत किया जाता है उसे कहा जाता है छिक्की रस्म कहा जाता है। और इसी के साथ में एक विवाह से संबंधित एक शब्द और आता है पेशरो नामक जो शब्द, यानी पेशरो किसे कहा जाता है, ससुराल में हम कह सकते हैं वधू अपने जेठानी के साथ जो बर्तन होते हैं उसको एकत्रित जो करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पेशरो कहा जाता है। अब इसके बारे में एक बार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पेशरो, देखिए, जब दूल्हा जो होता है वो दुल्हन के साथ 7 फेरे लेकर के जब अपने घर वापस पहुंचता है बारात लेके, उस समय उसका जब स्वागत किया जाता है, दुल्हन का जो स्वागत किया जाता है, तो क्या किया जाता है, जब अपने जो घर का मुख्य द्वार होता है उसे जब वो अंदर प्रवेश करता है तो 7-8 हम कह सकते हैं, वो कितनी काउंटिंग में है वो आपको वैसे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या किया जाता है, थालियां जो रखी जाती है, अब उसमें दूल्हा आगे आगे चलते चलते उसके हाथ में जो कटार होती है उससे क्या करता है, वो इस थाली को इधर कर देता है, इसको इधर करता है, इसको इधर करता है, इसको इधर, और जो दुल्हन होती है उसके सर पे एक जो कलश होता है, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो थाली इधर गई इसको भी उठाया और इसको भी उठाया, ऐसे कर करके है जो कि इन सभी को एक जगह करती है। इसे क्या कहा जाता है, पेशरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेशरो कहा जाता है। पहले तो वो उठाती है, बाद में तो पता नहीं फेंकती होगी। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये पहले लिख लेते हैं 4-5, उसके बाद में हम लोग है जो कि मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लिखिए बत्तीसी नूतना या फिर भात नूतना, या फिर आप अपने हिसाब कह सकते हैं साधारण भाषा में लिख सकते हैं मायरा नूतना। बत्तीसी नूतना या भात नूतना, मायरा भी लिख सकते हैं आप। अब इसके अंदर ऑब्लिक करके लिखें विवाह से पहले, यानी कैसे भी लिख सकते हैं आप, इस रस्म के तहत वर व वधू की माता अपने अपने पीर जाकर के है जो कि विवाह का निमंत्रण जो दिया जाता है, जिसे बत्तीसी नूतना कहा जाता है। लिखिए इस रस्म के तहत वर व वधू की माता, वर व वधू की माता अपने अपने पीहर जाकर विवाह का निमंत्रण दिया जाता है, या फिर विवाह का निमंत्रण देती है। विवाह का निमंत्रण दिया जाता है। जिसने क्या कहा जाता है, बत्तीसी नूतन या भात नूतन या फिर मायरा नूतन कहा जाता है। फिर लिखे आप, यानी इसके अंदर एक लाइन और लिखे, इसके फल स्वरूप मायरा लेकर के आते हैं। इसके फल स्वरूप है जो कि पीहर पक्ष द्वारा मायरा लाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कैसे भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार,
जैसे ही आपको है जो कि अच्छे से समझ में आए वैसे आप लिख सकते हैं। नोट्स अपना खुद का है। इसके परिणाम स्वरूप पीहर पक्ष द्वारा क्या लाया जाता है? मायरा लाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पीहर पक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? मायरा लाया जाता है। अब लिखिए आप सिंगोड़ा रसम। लिखिए सिंघोड़ा रसम। इसमें लिखे डैश करके वधु पक्ष की महिलाएं, इसमें वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो वर पक्ष के घर जाकर के क्या करती हैं? वर की जो पूजा करती है, जिसे क्या कहा जाता है? विवाह से पहले की बात है ना। विवाह से पहले वधु पक्ष की महिलाएं वर के घर जाके वर की है जो कि पूजा करती है। विवाह से पहले वधु पक्ष की महिलाएं कहाँ जाती है? वर के घर जाती है। वर के घर जाकर वर की पूजा करती है। वर की पूजा करती है, जिसे क्या कहा जाता है? सिंघोड़ा रसम कहा जाता है। कौन सी रसम होती है? सिंघोड़ा रसम। फिर लिखिए आप छिक्की रसम। छिक्की रसम, ठीक है। लिखिए छिक्की रसम के अंदर क्या होता है? विवाह से पहले, ये भी विवाह से पहले होता है। जो वधु होती है वो घोड़ी पे बैठ करके है जो कि वर के घर जाती है, और वहां पे जो महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? स्वागत जो किया जाता है वधु का, वो कहलाता है छिक्की। ये छिक्की जो रस्म है वो उस समय की जाती है। इसमें लिखे विवाह से पहले, विवाह से पहले वधु घोड़ी पर बैठकर वर के घर जाती है। वर के घर जाती है, जहां पर वर के घर जाती है, जहां वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, ऐसे लिखे, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु का स्वागत जो किया जाता है, वधु का स्वागत किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? छिक्की रस्म कहा जाता है। विवाह से पहले, यानी विवाह से पहले घोड़ी पर बैठकर वधु जो है घोड़ी पर बैठ के वर पक्ष के घर जाती है, और वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु का है जो कि स्वागत जो किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? छिक्की रस्म कहा जाता है। तो फटाफट से लिखे, और एक और लिख देते हैं इसके अंदर, पेशरो। क्या होता है पेशरो? ससुराल में वधु की जेठानी के साथ में जो वधु है वो बर्तनों को एकत्रित करती हैं, वो उसको अलग करते हैं, जिसे पेशरो कहा जाता है। पहले लिखिए इतना, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो ना।
लिखो पैसरो। इसमें लिखो ससुराल में वधू अपनी जेठानी के साथ बर्तनों को एकत्रित करती है। वह अलग अलग करती है। जिसे पैसरो कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब फटाफट से ये एक लाइन लिखो और फिर मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज है उनके बारे में पढ़ते हैं। लिख लिया? चलो अब एक हेडिंग दो नई, मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। इसके अंदर सबसे पहले हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक अर्थी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? अर्थी। उसके अंदर दो लंबे ऐसे, वैसे इसके अंदर डेफिनेशन हल्की सी है और वो आपको बताने से एक बार में आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, ताकि क्या है कि जैसे भी ये शब्द अगर एग्जाम में पूछा जाए तो तुरंत आपके दिमाग के अंदर है जो कि एक छाया चित्र जो बन जाता है, तो आप उसको भूलने का चांस नहीं रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से दो लंबे बांस होते हैं और इस प्रकार से एक दो जो इस हम कह सकते हैं आड़े जो बांस उसके अंदर लगाए जाते हैं। तो ये क्या है? एक अर्थी है। किसकी बनी होती है? ये लकड़ी की बनी होती है। इस पर है जो कि जो मृत व्यक्ति है, जो मृत व्यक्ति की जो बॉडी है, लाश हम कह सकते हैं, उसको है जो कि इसके ऊपर लेटा करके है जो कि शमशान तक ले जाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थी कहा जाता है। एक आपका ये क्लियर हो गया। यानी अर्थी ये लकड़ी की बनी होती है, इस पर मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान तक ले जाया जाता है। और एक इसी के अंदर अर्थी के जैसी एक और आती है जिसे बेकुंठी कहा जाता है। उसी के अंदर दो लंबी हम कह सकते हैं जो बांस होते हैं। इसको क्या है कि जो खाती का जो कार्य करता है, हम कह सकते हैं लकड़ी का जो कार्य करता है, उससे इसको अच्छे से बनवाई जाती है। चलो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूं अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चार जो व्यक्ति, इसी के अंदर भी चार व्यक्ति पकड़ने वाले होते हैं और ये जो एक लकड़ी का बॉक्स जैसा बनाया जाता है, इसी के अंदर है जो कि जो मृत व्यक्ति है उसको बिठा करके ले जाया जाता है। इसमें फर्क क्या है कि जो अर्थी है इसके अंदर जो मृत व्यक्ति को लेटा करके ले जाया जाता है, सुला करके, और जो अर्थी जो आपके बेकुंठी है इसके अंदर है जो मृत व्यक्ति है उसको बैठा करके है जो कि शमशान तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी लकड़ी से बना हुआ बॉक्स, लकड़ी से बना हुआ बॉक्स जिसमें मृत व्यक्ति को बैठने की मुद्रा में है जो कि शमशान ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये दो बात एक बार आप लिखे तो लिख दीजिए।
फिर आगे पढ़ते हैं, वहाँ से आगे जो कौन कौन सी उसके साथ में जो रस्में होने वाली है, जो रिवाज जो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो प्रचलित है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप लिखिए अर्थी। ये लकड़ी की बनी होती है, लिखिए इसके अंदर, ये लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी की बनी होती है जिस पर मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान तक ले जाया जाता है, या फिर शमशान ले जाया जाता है। मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान ले जाया जाता है। फिर 2 नंबर लिखे बेकुंटी। बेकुंटी, इसमें लिखे लकड़ी का बना एक बॉक्स है, लकड़ी का बना एक बॉक्स है जिसमें मृत व्यक्ति को कैसी मुद्रा में शमशान ले जाया जाता है? मृत व्यक्ति को बैठने की मुद्रा में शमशान ले जाया जाता है। शमशान ले जाया जाता है। लिखिए फटाफट से, आवाज तो अच्छे से आ रही है ना? आवाज वगैरह अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना। तो लिखिए ये 2 चीज तो, और उसके बाद में जब रास्ते में और कौन कौन सी जो रस्में होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के अंदर उसके जो भाई है या फिर जो उनके पुत्र है, उनके द्वारा जो बाल है वो उनको क्या है कि कहा जाता है कि भेंट जो किए जाते हैं उनके पीछे है, जो कि बालों का जो मुंडन किया जाता है उसे भद्र कहा जाता है। यानी मृत व्यक्ति के जो परिवार वालों के द्वारा मृतक के पीछे मुंडन जो करवाया जाता है, बालों को जो कटवाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भद्र कहा जाता है। और उसके बाद में यानी ये जो अर्थी होती है, बेकुंठी होती है, ये हम लोगों ने बना के देख ली कि भाई किस प्रकार से ये जो चित्र के माध्यम से, वैसे नहीं, चित्र के माध्यम से। इसमें जो 4 व्यक्ति होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे, जो पकड़ने वाले, और वो उससे जो बांस होते हैं उसको अपने कंधों पे रखते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कांदिया कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि मृतक को कंधा देने वाले लोग क्या कहलाते हैं? कांदिया कहलाते हैं। यानी इसके अंदर उसके भाई भी हो सकते हैं, परिवार वाले भी हो सकते हैं, उसके बेटे भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर से रवाना जब हुए हैं वहाँ से शमशान तक ये जो 4 व्यक्ति हैं ये सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये हम कह सकते हैं बदलते रहते हैं। ठीक है, एक बार कोई लगा लिया कांधा, एक बार कोई लगा लिया, इस प्रकार से जो कि ये करके नाका लगा देते हैं ना। लिखिए लिखिए भद्र। भद्र, भद्र के अंदर लिखे मृत व्यक्ति के परिवार वालों के द्वारा, मृत व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा मृत व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा मृतक के पीछे बालों का मुंडन कराना, बालों का
बालों को कटाना या मुंडन करवाना, बालों को कटवाना या मुंडन करवाना क्या कहलाता है? पद्धर कहलाता है। देखिए मुंडन के अंदर क्या होता है, मुंडन तो वो होता है जिसमें बिल्कुल बाल है जो कि साफ कर दिए जाते हैं, और बाल सीधा कैंची से नॉर्मल जो काट दे वो भी क्या होता है, जो भद्दर, ये दोनों कहलाते हैं ना। टकला कर दो चाहे थोड़ी बहुत बाल काट दो, वो है जो कि भद्दर ही कहलाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखिए कांदिया, मृतक को कंधा देने वाले लोग क्या कहलाते हैं? कांदिया कहलाते हैं। कांदिया, मृतक को कंधा देने वाले लोग, देने वाले लोग क्या कहलाते हैं? कांदिया कहलाते हैं। और जब उस मृत व्यक्ति को शमशान तक ले जाए जाते हैं, उस समय रास्ते के अंदर उस अर्थी के आगे उसके, हम कह सकते हैं जो मृत व्यक्ति हैं उसके पोते हो सकते हैं, उसके बेटे हो सकते हैं, परिवार वालों में से कोई हो सकते हैं, वो क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हुए और नीचे सोते हुए क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं उनको। आगे चलते हैं, फिर और नीचा सोते हैं और लेट करके है जो कि प्रणाम करते हैं, जिसे कहा जाता है दंडवत प्रणाम, है ना, जिसे दंडोत कहा जाता है। दंडवत प्रणाम करते हैं जिसे दंडोत कहा जाता है। यानी मृत व्यक्ति के परिवार वाले बेकुंठी के आगे या फिर हम कह सकते हैं अर्थी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए शमशान तक चलते हैं, जिसे दंडोत कहा जाता है। और उसी के साथ एक शब्द और आता है बखेर या फिर उछाल करना। बेकुंठी को शमशान ले जाते समय रास्ते में, बेकुंठी को शमशान ले जाते समय रास्ते में, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो जिस व्यक्ति की उम्र हम कह सकते हैं अच्छी खासी हो गई हो, वृद्ध की अवस्था में, या फिर हम कह सकते हैं 60+ हो गई हो, और फिर क्या हो जाती है कि उतना दुख नहीं होता है घर वालों को, तो क्या करते हैं उसकी जो अर्थी या फिर जो बेकुंठी बनाई जाती है तो उसके पीछे थोड़ा बहुत उत्सव के रूप में भी जो हम कह सकते हैं मनाते हैं। तो उस समय है जो कि उस बेकुंठ के ऊपर से है जो कि सिक्के हैं, कौड़ियाँ हैं, लोहे की हम कह सकते हैं कड़ियाँ हैं, खार के सिंगोड़ा वगैरह, पतासे वगैरह, ये है जो कि जो उछाले जाते हैं, जो फेंके जाते हैं उस बेकुंठी के ऊपर से, तो उसे जो है वो उछाल या फिर बखेरना है जो कि कहा जाता है, बखेर या फिर उछाल कहा जाता है। फिर एक बात आती है कि जैसे कि ये मृत व्यक्ति का घर है और यहाँ पे शमशान है। अब एक शब्द आता है यहाँ पे आदेटा, क्या आता है? आदेटा। अब आदेटा का मतलब ये होता है इस दोनों के बीच का जो मध्य का जो स्थान होता है उसे आदेटा कहा जाता है। आधे का मतलब आधा, हाफ। लेकिन क्या होता है कि वो अलग अलग गांवों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर जो उनके शमशान होते हैं उसके अंदर जो एक जगह होती है वो निश्चित की हुई होती है। ऐसे नहीं कि जैसे 1 किलोमीटर शमशान किसी के घर से 1 किलोमीटर जो भी 2 किलोमीटर दूर है तो वहां पे वो अपने नाप के चलेगा कि भाई यहाँ पे आधेटा आता है, ऐसा नहीं है। कोई स्थान जो हम कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि घर से रवाना होने के बाद में अर्थी लेकर के और शमशान पहुंचने से पहले एक बार बीच में है जो कि रोक करके क्या किया जाता है, उस अर्थी की जो दिशा है वो परिवर्तित कर दी जाती है। यानी जब घर से निकलते हैं, यानी जो अर्थी होती हैं उसमें जो मृत व्यक्ति को लेटाया होता है उस समय उसका जो सर है वो शमशान की तरफ होता है और पैर घर की तरफ होता है। और जब रास्ते में यानी शमशान पर पहुंचने से पहले एक जो कोई भी स्थान होता है वहाँ पे उस अर्थी को एक बार नीचे उतारा जाता है और क्या किया जाता है, उस अर्थी का जो दिशा है वो परिवर्तित कर दी जाती है। उसका जो पैर पहले घर की तरफ था, पीछे की तरफ था, और अब क्या कर दिया जाता है, पैर है जो कि आगे कर दिए जाते हैं और मुंह है जो कि पीछे कर दिए जाते हैं। इससे दिशा परिवर्तित है जो कि कर दी जाती है, जिसे आधेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधेटा। यानी शमशान के पास वाले जो भी चौराहे है या फिर जो स्थान जो भी है उनका,
वहां पे अर्थी या फिर बैकुंठी की जो दिशा परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? आदेटा कहलाता है। फिर क्या किया जाता है? वहां पे जो मृत व्यक्ति का पुत्र या फिर उसका भाई, एक हम कह सकते हैं उसको जो आग लगाते हैं, यानी उस चिता को जो जलाते हैं, आहुति दी जाती है, जिसे लोपा देना, या फिर हम कह सकते हैं ये 16वां संस्कार तक हम पहुंच गए हैं, यानी दाह संस्कार जिसे कहा जाता है। और वहीं पे यानी जो खोपड़ी होती है उस मृत व्यक्ति का, जो बाकी शरीर है तो क्या है, जल जाता है, लेकिन जो खोपड़ी है ये थोड़ी कठोर होती है, तो ये थोड़ी धीरे जल पाती है। इसलिए वहां पे एक क्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया है? वहां पे शमशान के अंदर एक जो डिब्बा होता है लोहे का, उसके लंबा हम कह सकते हैं एक बांस से जो लगाया होता है, इस डिब्बे के अंदर यानी इसको घी से भर करके और उस चित्ता पे जो मृत व्यक्ति है उसके खोपड़ी पे डाला जाता है। कई बार ऐसा डाला जाता है जिस क्रिया को, यानी जिस जो घी डाला जाता है उससे वो क्या है कि जो खोपड़ी है वो जल्दी जल्दी जल करके है जो कि चित्ता को समाप्त किया जा सकता है। उस मृत व्यक्ति के जो शरीर को हम कह सकते हैं जल्दी जलाया जा सकता है। इस क्रिया को यानी बार बार जो घी उसके कपाल पे, यानी हम कह सकते हैं उसके जो खोपड़ी पे डाला जाता है, इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। और फिर क्या होता है कि वहां से वापस यानी चिता जो जल जाती है, जो मृत व्यक्ति है कम से कम 1 या फिर 1.5-2 घंटे तक वो अच्छे से जल जाते हैं। तब तक वो जो वहाँ पे जलाने जो परिवार वाले लोग जो वहाँ पे गए थे अर्थी लेकर के, तो वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब 5 से 10% हिस्सा जो जलना बाकी रह जाता है, तो उस समय वो क्या करते हैं, छोड़ करके वापस अपने घर की तरफ आते हैं। तो आते समय उसी के शमशान के नज़दीकी जो भी कोई जल स्रोत होता है, चाहे कुंड हो, नदी, तालाब, जो भी, वहाँ पे क्या करते हैं, जो कांदिया होते हैं, जो 4 लोग थे, वो क्या करते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, जिसे कहा जाता है पानीवाड़ा। क्या कहा जाता है? जिसे पानीवाड़ा कहा जाता है। और इसी के साथ में एक शब्द और आता है सातवाड़ा, यानी अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के घर जाकर के है जो कि उसके परिवार वालों को जो सांत्वना दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सातरवाड़ा कहा जाता है। इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। बाकी जो मोखाण है, तीये की जो बैठक कब की जाती है, फूल चुनना किसे कहा जाता है, और पगड़ी रस्म कैसे कहा जाता है, मोसर, जोसर और चौकला है, दोवणिया, इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक लिख लिया? बदर लिख लिया हमने, कांदिया भी लिख लिया। चलो, अब लिखो दंडोत। दंडोत क्या होती है, समझ में आ गया आप देखो? यानी ऐसे लिख दीजिए सीधा ही कि कहीं कहीं मृतक व्यक्ति के परिवार वाले बैकुंठी या फिर अर्थी के आगे है जो कि दंडवत प्रणाम करते हुए शमशान तक जाते हैं, चलते हैं। ऐसे लिख दीजिए, कहीं कहीं मृतक के परिवार वाले बैकुंठी या अर्थी के आगे या अर्थी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए शमशान तक चलते हैं, शमशान तक चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे है जो कि आपके दंडोत कहा जाता है। यानी कहीं कहीं मृतक के जो परिवार वाले बैकुंठी या फिर अर्थी जो होते हैं उसके आगे दंडवत प्रणाम करते हुए है जो कि चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दंडोत कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखे बखेर।
बखेर या फिर उछाल जिसे कहते हैं। बैकुंठी के आगे, बैकुंठी हम कह सकते हैं, बैकुंठी को शमशान ले जाते समय रास्ते में सिक्के, कौड़ियाँ, लोहे की जो कड़ियाँ हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिंगोड़ा है, खारके हैं, पतासे, ये सब है जो कि उछाले जाते हैं, जिसे उछाल या फिर बखेर कहा जाता है। इसमें लिखे उछाल या बखेर। उछाल, बखेर किसे कहा जाता है? बैकुंठी। ये एक चीज तो है कि भाई बैकुंठी की अर्थी के अंदर ये नहीं होता है, अर्थी जब होती है बैकुंठी के समय होता है, क्योंकि बैकुंठी उसी की होती है जो व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति हो। बैकुंठी को शमशान ले जाते समय रास्ते में क्या किया जाता है? सिक्के है, और हम कह सकते हैं रास्ते में क्या, सिक्के, कौड़ियाँ, लोहे की कड़ियाँ, और कुछ भी लिख दीजिए। आपको वैसे तो पता है, आप किसी संत महात्मा के तो हम कह सकते हैं बैकुंठी में गए होंगे। कड़ियाँ हैं और खारके हैं, खारक होती है ना, खारक, सिंगोड़े हैं, सिंगोड़े, और पता से लिख दो कैस कुछ भी, सिंगोड़े आदि उछाले जाते, ऐसे लिख दीजिए, आदि उछाले जाते। अब लिखे, जिसे उछाल या फिर बखेर कहा जाता है। आवाज आ रही है ना अच्छे से? लिखो, लिख दिया? लिख लेना बाद में ना, पहले जल्दी सेशन को ख़त्म करते हैं, ताकि ज़्यादा इसके अंदर टाइम जो ख़राब किए हम करते हैं वो अच्छा नहीं रहेगा। आधेटा, लिखे, शमशान के पास वाले चौराहे, शमशान के पास वाले चौराहे, चौराहे, शमशान के पास वाले चौराहे पर बैकुंठी या अर्थी की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, या फिर दिशा बदल दी जाती है। अर्थी की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, या फिर की जाती है, दी जाती है, जिसे आधेटा कहा जाता है। परिवर्तित, परिवर्तित लिख दिया मैंने ना, परिवर्तित होता है। कभी तो हो जाता है वैसे। लिखे, और उसके बाद में लिख दीजिए दाह संस्कार क्या होता है? यानी मृत व्यक्ति के पुत्रों द्वारा या फिर भाइयों के द्वारा उसके जो आग जो लगाई जाती है उसके शव को, जिसे क्या कहा जाता है, जो अग्नि की आहुति दी जाती है, जिसे लोपा देना कहा जाता है। लिखिए, दाह संस्कार। कौन सा संस्कार है ये भाई? पहले संस्कार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 16वां संस्कार, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है।
दाह संस्कार। मृत व्यक्ति के पुत्रों या भाइयों द्वारा अग्नि की, ऐसे लिख सकते हैं कि चित्ता को अग्नि की है जो कि आहुति दी जाती है। कैसे भी लिख सकते हैं, मृत व्यक्ति के पुत्रों या भाइयों द्वारा, लिख दीजिए चित्ता को, सीधा लिख सकते कोई भाइयों द्वारा मृत व्यक्ति को, यानी अग्नि की जो आहुति दी जाती है, अग्नि की आहुति दी जाती है, जिसे लोपा देना कहा जाता है। लोपा देना कहा जाता है। ठीक है, अब लिखिए आप कपाल क्रिया। मृत व्यक्ति की खोपड़ी को जलाने के लिए, यानी उस पे जो बार बार घी डालने की जो प्रक्रिया है या फिर क्रिया है, जिसे कपाल क्रिया की जाती है, कहा जाता है, सॉरी, कपाल क्रिया। मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर बार बार घी डालने की प्रक्रिया या फिर सीधा लिखिए कि क्रिया, घी डालने की क्रिया कपाल क्रिया कहलाती है। कपाल क्रिया कहलाती है। लिखें, दिख रहा ना यहां तक? फिर पानीवाड़ा, छात्रवाड़ा, एक दो और लिखते हैं। ठीक है, अब लिखिए पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या होता है? अंतिम संस्कार के बाद में शमशान के पास जो जल स्रोत होता है, वहाँ पे जो कांदिये थे जिन्होंने कंधा दिया था, उनके द्वारा शमशान के पास में जो जल स्रोत है वहाँ पे स्नान जो किया जाता है, पानीवाड़ा। दाह संस्कार के बाद लिखें, दाह संस्कार के बाद या अंतिम संस्कार के बाद या अंत्येष्टि के बाद, कैसे भी लिख सकते हैं आप, अंतिम संस्कार के बाद जब अंतिम संस्कार के बाद शमशान के पास जल स्रोत पर शमशान के पास अंतिम संस्कार के बाद शमशान के पास जल स्रोत पर कांदियों द्वारा स्नान जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पानीवाड़ा कहा जाता है। द्वारा
जो स्नान किया जाता है, स्नान किया जाता है, फिर लिखे सातरवाड़ा जो सांत्वना दी जाती है मृत व्यक्ति के परिवार वालों को, सातरवाड़ा। लिखे सातरवाड़ा। अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के घर जाकर के उसी के परिवार वालों के द्वारा सांत्वना देना क्या कहलाता है? सातरवाड़ा कहलाता है। अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति के घर जाकर मृत व्यक्ति के घर जाकर मृत व्यक्ति के घर जाकर उनके परिवार वालों द्वारा उनके परिवार वालों द्वारा सांत्वना देना। सांत्वना समझते हो ना? धीरज बंधाना, सांत्वना देना क्या कहलाता है? सातरवाड़ा कहलाता है। यानी उनको ये कहा जाता है कि उनका थोड़ा दुख हल्का हो जाए, कम हो जाए, कि भाई जो इस दुनिया में, इस संसार में, इस धरती पे जो आया है उसको वापस तो जाना ही पड़ेगा। और अपन क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान के हाथ में था। जो भी भगवान को अच्छा लगा वो उन्होंने कर दिया। जो भी आप समझते होंगे कि भाई एक दिन हमको भी जाना है, ऐसा करके उसको है जो कि परिवार वालों को सांत्वना जो दी जाती है। और उसके बाद में लिखते हैं मोखाण। क्या लिखते हैं? मोखाण जो होती है। मोखाण क्या होती है भाई? देखिए सातरवाड़ा यानी इसके अंदर जो परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, वो तो पहले तो हम कह सकते हैं परिवार वाले हैं, वो तो अंतिम संस्कार के बाद में जो मृत व्यक्ति के घर जाके उनके जो भी मृत व्यक्ति की जो पत्नी है या फिर उसकी माँ है, भाई है, जो भी, उनको सांत्वना देते हैं। और मोखाण जो होती है वो मृत व्यक्ति के जो सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो आते हैं और उनका दुख व्यक्त करते हैं। उन्हें है जो कि क्या कहा जाता है? उसको मोखाण कहा जाता है। फिर उसके बाद में 3 दिन बाद है जो कि तीये की बैठक होती है। पहले लिखे एक मोखाण। मोखाण मृत व्यक्ति के सगे संबंधी, लिखिए डैश करके लिखिए इसमें, मृत व्यक्तियों के, जो भी मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के लिख सकते हैं आप, कोई भी हो, मृत व्यक्तियों के सगे संबंधी यानी रिश्तेदार, संबंधियों द्वारा उनके घर आके दुख व्यक्त करना। द्वारा मृत व्यक्ति के घर आके व्यक्ति के घर आकर दुख व्यक्त करना क्या कहलाता है? मोखाण कहलाता है। ठीक है, मोखाण वैसे आपको पता है क्या होता है। लिख दिया यहाँ तक। अब लिखते हैं तीये की बैठक। फूल चोलना किसे कहते हैं? फूल पधारना यानी फूल तिराना किसे कहते हैं? अब लिखते हैं, पहले समझने की कोशिश करें, तीये की बैठक किसे कहा जाता है? तीये की बैठक यानी जब मृत व्यक्ति को मरे हुए, या हम कह सकते हैं 3 दिन जब हो जाते हैं, उस दिन क्या किया जाता है?
घर पे एक बैठक जो रखी जाती है, उसमें जो परिवार वाले सभी लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें फिर 2 लोग जा कर के है जो कि क्या करते हैं, जो शमशान के अंदर जो चिता जलाई थी उसको क्या करते हैं, पानी डाल करके है जो कि चिता को ठंडा किया जाता है। और उसके बाद में कुछ दिन बाद में है जो कि वहाँ जाके 1 दिन या फिर 2 दिन बाद में, यानी तीये की बैठक के बाद में जा करके है जो कि जो चिता जलाई गई थी वो चिता पूरी जल करके है जो कि क्या हो जाती है, राख हो जाती है। उसके अंदर जो अस्थियां हैं, उस मृत व्यक्ति की जो अस्थियां हैं यानी हड्डियां जो है, जिसे क्या कहा जाता है, फूल कहा जाता है। मृत व्यक्ति की जो हड्डियां हैं उसे फूल कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है, यहाँ से कुछ जो हड्डियां हैं वो उसके परिवार वालों के द्वारा घर पे लाई जाती है। ठीक है, यहाँ से जो कि हम कह सकते हैं खोज करके ये जो राख है इसको इधर उधर करके यहाँ से है जो कि जो हड्डियां है वो घर लाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, फूल चूनना कहा जाता है। मृत व्यक्ति की अस्थियों को एकत्रित करना, जिन्हें बाद में क्या कर दिया जाता है, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है ना। हरिद्वार जाकर के वहाँ पे नदी के अंदर जो डाला जाता है, जिसे फूल पधारना या फिर फूल तिराना है जो कि जिसे कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आती है पगड़ी रस्म या फिर रंग बदलना। इसके बारे में समझते हैं। पगड़ी रस्म ये क्या होती है, मृत व्यक्ति यानी मृत्यु से संबंधित जो रस्म है, रंग बदलना और एक है पगड़ी रस्म। यानी क्या किया जाता है, जिस घर के अंदर यानी जो मृत व्यक्ति है उसके जो पुत्र होते हैं, चाहे 3 हो 4 हो, सभी के क्या कर दिया जाता है, एक सफेद कलर का जो साफा है वो बांधा जाता है। वो 12 दिन जब तक उसके जो हम कह सकते हैं शोक के जो 12 दिन होते हैं, उसके अंदर उन लड़कों के सर पे या फिर उस जो गले में जो डाला जाता है वो क्या है, एक वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का एक जो कपड़ा है, साफा है, जो उनको दिया जाता है। वो हमेशा के लिए उसे 12 दिन तक के है जो कि वो रखते हैं। फिर क्या कर दिया जाता है कि मृत्यु का जो 12वें दिन मृतक के परिवार वालों को सफ़ेद पगड़ी उतरवा दी जाती है। उसके स्थान पे है जो कि रंगीन पगड़ी पहनाई जाती है और मृतक का जो शोक है वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पगड़ी रस्म कहा जाता है या फिर रंग बदलना कहा जाता है। क्योंकि पहले जो व्हाइट पगड़ी थी, सफ़ेद पगड़ी उनको जो पहनाई गई थी 12 दिन शोक के समय, फिर उनको है जो कि एक कोई अन्य कोई रंगीन हम कह सकते हैं साफा वगैरह पहना के है जो कि उनका शोक खत्म कर दिया जाता है। चलो फिर पहले इतना लिखिए, फिर औसर है, मौसर है, इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन सा भोजन है, ठीक है, पहले लिखिए आप। मौकान तक लिख दिया। अब लिखे तीये की बैठक। तीये की बैठक, इसमें क्या होता है, परिवार वालों के द्वारा एक घर पे जो बैठक रखी जाती है, यानी मृत्यु के 3रे दिन की जाने वाली बैठक, जिसके तहत शमशान में पानी डालकर चित्ता को है जो कि ठंडा किया जाता है। मृत्यु के 3रे दिन, मृत्यु के 3रे दिन की जाने वाली बैठक, की जाने वाली बैठक मृत्यु के 3रे दिन की जाने वाली बैठक, जिसके तहत है जो कि शमशान में जाकर के क्या किया जाता है, जिसके तहत लिखे, जिसके तहत शमशान में जाकर, शमशान में जाकर चित्ता को पानी डालकर ठंडा किया जाता है। चित्ता को पानी डालकर ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है। फिर लिखे फूल चूनना। ठीक है, तीये की बैठक के बाद में लिखे फूल चूनना। किसे कहा जाता है भाई, फूल चूनना।
फूल चूना किसे कहा जाता है? मृतक की जो अस्थियों को एकत्रित करना, जिन्हें बाद में है जो कि गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे फूल पधारना या फिर फूल चूना कहा जाता है। मृतक की अस्थियों को, मृतक की अस्थियों को एकत्रित करना, मृतक की अस्थियों को एकत्रित करना, जिन्हें बाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिन्हें बाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, प्रवाहित यानी तिरा दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जैसे फूल पधारना कहा जाता है, जिसे फूल पधारना कहा जाता है या फिर फूल तिराना कहा जाता है, फूल पधारना कहा जाता है। ठीक है, लिखे इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर पगड़ी रस्म के बारे में लिखे। ठीक है, और सातरवाड़ा के बारे में हम लोगों ने जो लिख लिया था, इम्पोर्टेंट लगा लेना उसको। सातरवाड़ा कहाँ लिखा था? हाँ, इम्पोर्टेंट लगा देना, इसको नोट लगा के लिख देना, सातरवाड़ा। ठीक है, लिख दिया यहां तक? ओके, अब लिखे पगड़ी रस्म। पगड़ी रस्म या रंग बदलना। पगड़ी रस्म या रंग बदलना, इसमें क्या होता है? मृतक के या मृत व्यक्ति के 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन मृतक के परिवार वालों को सफेद पगड़ी के स्थान पर रंगीन पगड़ी जो पहनाकर मृतक का शोक है जो कि समाप्त कर दिया जाता है या फिर किया जाता है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन मृतक के परिवार वालों द्वारा, मृतक के परिवार वालों को सफेद पगड़ी, सफेद पगड़ी के स्थान पर रंगीन पगड़ी पहनाकर, रंगीन पगड़ी पहनाकर क्या कर दिया जाता है? मृतक का शोक समाप्त किया जाता है। मृतक का शोक जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिखे पगड़ी रस्म या रंग बदलना किसे कहा जाता है? लिखते हैं मौसर किसे कहा जाता है? मौसर यानी इसमें दो आता है, एक तो मौसर और एक आता है जोसर। क्या है? एक मौसर है और एक है जोसर। मौसर क्या होता है? मृत्यु के बाद दिया जाने वाला भोजन मौसर कहलाता है। और जोसर जीवित रहते हुए जो दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जीवित रहते हुए दिया जाने वाला मृत्यु भोज जोसर कहलाता है। यानी अब इसके अंदर बात करते हैं कि जब मृत व्यक्ति है तो यानी मृत व्यक्ति के बाद दिया जाने वाला मृत्यु भोज उसे मौसर कहा जाता है। और जीवित रहते हुए दिया जाने वाला मृत्यु भोज, तो जीवित रहते हुए दिया जाने वाला वो मृत्यु भोज के सेवन
क्योंकि जिसे हम कह सकते हैं जीवित जिगड़ी भी कहा जाता है। तो वो क्या है कि वो जीवित रहते हुए दी जाती है, और वो मरने के बाद में है जो कि हम कह सकते हैं वो मृत्यु भोज वो नहीं करवाया जाता है, वो पहले करवा दिया जाता है, जिससे मृत्यु भोज ही कहा जाता है। तो लिख दीजिए, इस दोनों के अंदर हम बात करते हैं। पहले लिखिए मृत्यु भोज, फिर लिखिए, पहले मोसर लिखिए, उसके बाद में जोसर लिखते हैं। मोसर मृत्यु के बाद दिया जाने वाला मृत्यु भोज, मृत्यु के बाद दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? और फिर लिखे जोसर, जीवित रहते हुए दिया जाने वाला मृत्यु भोज। जीवित, ये तो ज्यादातर क्या होता है, संत महात्मा जो होते हैं, काफी उम्र उसकी हो जाती है उनकी, तो उनके यहाँ है जो कि ये चलता है, जोसर जो होता है, जीवित रहते हुए दिया जाने वाला मृत्यु भोज, जीवित रहते हुए दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। फिर लिखते हैं चोखला है, दोवनिया के बारे में भी बात करते हैं। दोवनिया क्या होता है, चोखला क्या होता है, ठीक है। यानी पहले रियासती जो काल था उसके अंदर है जो कि गांवों का जो समूह हुआ करता था, जो भी ग्रुप हुआ करता था, उनको जो एक मृत्यु भोज जो दिया जाता था उनको चोखला कहा जाता, ठीक है। तो चोखला किसे, यानी रियासती काल में गांवों के समूह को दिया जाने वाला मृत्यु जो भोज था उन्हें है जो कि चोखला कहा जाता था। और दोवनिया आपको पता है कि मृत्यु के बाद में मृतक का जो घर होता है उसको शुद्धिकरण करने के लिए है जो कि जो पानी से जो बर्तन जो भरे जाते हैं, यानी मृत्यु के बाद मृतक के पीछे घर का शुद्धिकरण के लिए भरे जाने वाले जो पानी के बर्तन हैं उन्हें है जो कि क्या कहा जाता है, दोवनिया कहा जाता है। पहले लिखे चोखला, चोखला रियासती काल में रियासती काल में जो गांव थे, रियासती काल में गांवों के समूह को दिया जाने वाला भोजन मृत्यु भोज, रियासती काल में गांवों के समूहों को दिया जाने वाला मृत्यु भोज, दिया जाने वाला मृत्यु भोज, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, चोखला कहा जाता है। और उसके बाद में लिखिए आप दोवनिया, दोवनिया किसे कहा जाता है, यानी मृत व्यक्ति के घर है जो कि शुद्धिकरण जो करवाया जाता है मृत्यु के बाद, मृतक के पीछे घर का शुद्धिकरण जो करवाया जाता है मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद मृतक के घर का शुद्धिकरण किया जाता है, किया जाता है, जिसमें शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें जो पानी के बर्तन जो भरे जाते हैं जिसे दोवनिया कहा जाता है। शुद्धिकरण के लिए, ऐसे लिखे, शुद्धिकरण के लिए भरे जाने वाले पानी के बर्तन जिन्हें दोवनिया कहा जाता है। मृत्यु के बाद मृतक के
पीछे घर का शुद्धिकरण करना ही क्या कहलाता है? दोवनिया कहलाता है। ठीक है। फिर मर्ष्या गीत क्या होते हैं? यानी मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति में गाए जाने वाले, मृतक की याद में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं। वृद्ध व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हुई है तो जो गीत गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है? हर का हिंडोला गीत गाया जाता है। और अगर छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है तो वहां पे छेड़ा गीत गाया जाता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसमें लिख देते हैं मर्ष्या गीत कब गाया जाता है? मर्ष्या गीत, इसमें डैश करके लिखे, मृतक की स्मृति में गाए जाने वाले गीत। मृतक के पीछे, या फिर कैसे भी लिख सकते हैं, मृतक के मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति में गाए जाने वाले गीत। मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति में गाए जाने वाले गीत। क्या कहलाते हैं? मर्ष्या गीत कहलाते हैं। फिर इसमें लिखे, अगर मृत व्यक्ति वृद्धावस्था में था, यानी वृद्ध व्यक्ति लिखे, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर हर का हिंडोला गीत गाया जाता है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर हर का हिंडोला हर का हिंडोला गीत तथा छोटे बच्चे की मृत्यु पर छोटे बच्चे की मृत्यु पर क्या, कौन सा गीत गाया था? छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ गीत, छेड़ा गीत है ना, छेड़ा गीत गाया जाता है। किसके रूप में? मर्ष्या के रूप में। छेड़ा गीत मर्ष्या के रूप में गाया जाता है, रूप में गाया जाता है। ठीक है, लिखे। यहाँ तक आपके जो हम कह सकते हैं मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज है वो हो जाते हैं संपूर्ण। फिर लिखते हैं आदिवासियों की जो रीति रिवाज है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आदिवासियों की कौन कौन सी जो रीति रिवाज हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में भी। टाइम हो गया क्लास का, तो यहाँ तक लिखें। और उसके बाद में जो आदिवासियों के जो रीति रिवाज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, यानी कल की क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा आदिवासियों की, यानी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। फिर कल की जो क्लास है वो आधा घंटे 20-25 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।